हेलो बच्चों, अपना जो अगला चैप्टर है अपन 12th बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं गैमेटोजेनेसिस ऑफ ह्यूमन, जो है 31 का आपका चैप्टर। तो गैमेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है ह्यूमंस के अंदर, उसको अपन क्या बोलेंगे, यानी गैमेटोजेनेसिस का मीनिंग क्या होता है। जो गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स का मीनिंग क्या है, एक तो होता है मेल गैमेट जिसको अपन बोलते हैं स्पर्म, और फीमेल के अंदर बनता है फीमेल गैमेट जिसको एग या अपन बोलते हैं ओवम। तो एग या ओवम जिनको अपन मेल और फीमेल गैमेट्स बोलते हैं, तो एक तरह से गैमेट फॉर्मेशन की जो कंप्लीट प्रोसेस होती है उसको क्या नाम दिया जाता है, गैमेटोजेनेसिस। यानी गैमेटोजेनेसिस वो प्रोसेस होती है जिसको क्या है, अपन गैमेट्स का क्या होगा, उससे फॉर्मेशन होगा। मेल के अंदर मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, जबकि फीमेल में क्या हो जाएगा, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा इसमें। अब अपन बात करते हैं तो ये गैमेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है एक्चुअल में वो कंप्लीट कहाँ होती है, गोनाड्स में। गोनाड्स का मीनिंग क्या होता है, जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं मेल और फीमेल में, उन दोनों को अपन क्या बोलते हैं, गोनाड्स। जैसे अगर अपन बात करें मेल की, तो मेल के अंदर जो गोनाड्स की फॉर्म में क्या होते हैं, वन पेयर टेस्टिस होते हैं, जबकि फीमेल जो होती है उस फीमेल के अंदर गोनाड्स की फॉर्म में क्या मिलते हैं आपको, वन पेयर ओवरीज है वो आपको देखने को मिलेंगी। तो ये जो टेस्टिज है इसके अंदर क्या बनता है, मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, और उस मेल गैमेट को अपन नाम क्या दे देते हैं, स्पर्म बोल दिया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जो फीमेल की ओवरी है उसके अंदर क्या बनेगा, फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, और वो फीमेल गैमेट जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ओवम या एग अपन बोल सकते हैं। तो अब ये जो गोनाड्स के अंदर मेल और फीमेल गोनाड्स में मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं, उन दोनों गैमेट्स के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसको कंप्लीटली क्या बोला जाता है, गैमेटोजेनेसिस बोला जाएगा। अब अपन बात करें कि अगर यही गैमेट जो है जिसको अपन मेल गैमेट कह रहे हैं, वो अगर मेल की गोनाड टेस्टिस के अंदर बन रहा है और जिसको अपन स्पर्म बोल रहे हैं, तो इस कंप्लीट प्रोसेस को अपन एक नाम दे देते हैं, और उसका नाम क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। मीनिंग क्या हुआ स्पर्मेटोजेनेसिस का, यानी स्पर्म या मेल गैमेट के फॉर्मेशन की प्रोसेस क्या बोली जाएगी, स्पर्मेटोजेनेसिस। बिल्कुल ऐसे ही जो फीमेल के गोनाड ओवरी के अंदर बनने वाला है फीमेल गैमेट, जिसको एग या ओवम अपन बोल रहे हैं, उस ओवम के फॉर्मेशन की जो कंप्लीट प्रोसेस होती है उसको अपन क्या बोलने वाले हैं, oogenesis उसको बोला जाएगा। तो अगर आपको पूछें कि गैमेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है वो कितने टाइप की है, तो आपको दो टाइप बताने हैं। एक होती है स्पर्मेटोजेनेसिस, एक होती है इसके अंदर एक oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होगा, अगर आपको स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस पूछी जाए तो आप कहोगे कि मेल गोनाड टेस्टिस के अंदर मेल गैमेट स्पर्म के फॉर्मेशन की कंप्लीट प्रोसेस क्या बोली जाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस। जबकि फीमेल की गोनाड, फीमेल जो ओवरी होती हैं उनके अंदर फीमेल गैमेट ओवम के प्रोसेस फॉर्मेशन की प्रोसेस क्या बोली जाएगी, oogenesis। दूसरा क्या है कि फीमेल जो होता है, फीमेल के अंदर जो oogenesis की प्रोसेस होती है वो कब स्टार्ट हो जाती है, फीटस कंडीशन में ही स्टार्ट हो जाती है। मतलब फीमेल बेबी जब यानी पैदा नहीं होता, फीटस कंडीशन में होता है, उसी टाइम उसमें oogenesis की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। जबकि मेल जो होता है, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है वो कब स्टार्ट होती है, आफ्टर पबर्टी ये क्या है, स्टार्ट होती है। यानी लगभग 14 से 15 ईयर के बाद, ईयर एज जब हो जाएगी मेल की, उसके बाद क्या होती है, जब पबर्टी कंडीशन आ जाती है तो स्पर्म फॉर्मेशन या सेकेंडरी कैरेक्टर्स जब आ जाएंगे तब जाके स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को मेल के अंदर क्या होती है, स्टार्ट होती है। अब अगर आपको पूछें कि गैमेटोजेनेसिस की जो कंप्लीट प्रोसेस होती है, दोनों टाइप्स जो हैं इसके, इसको कंट्रोल करने वाला जो हार्मोन है वो आपका क्या है, एक ही हार्मोन है। एक तो है जिसको अपन बोलते हैं एफएसएच। एफएसएच का मीनिंग क्या है, यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या बोलेंगे एफएसएच को, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है एक तो, और दूसरा जो हार्मोन होता है वो कौन सा है, एलएच। एलएच की फुल फॉर्म यहाँ पर क्या होती है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होगा। तो ये एलएच या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, और दूसरा जो एफएसएच या जिसको अपन ने फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोल रहे हैं, इन दोनों को कंबाइनली अपन क्या बोलते हैं, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो है इनको बोलो कंबाइनली बोला जाएगा। अब गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का नाम आते ही आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन एक्चुअल में रिलीज कहाँ से होता है, तो आपको बताना है बेटा, जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उससे रिलीज होता है क्या, ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन।
यानी पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसी के थ्रू क्या किया जाएगा बेटा, यानी गोनेडोट्रोपिन की फॉर्म में एफएसएच और एलएच का सीक्रेशन किया जाएगा, जिसमें ये एफएसएच और एलएच अगर मेल के अंदर बन रहे हैं तो इनका एक पर्टिकुलर फंक्शन अपना अलग से होगा, और अगर यही दोनों हार्मोन फीमेल की बॉडी में बन रहे हैं तो इनका अलग से फंक्शन आपको याद करना है, जो मैं अभी आपको क्लियर करवाऊंगी कि किस तरह से आपको याद करना है। यानी अगर इनको याद करने का एक स्पेसिफिक तरीका मैं आपको बताऊं तो जैसे पहले अपन बात करते हैं बेटा एफएसएच की। एफएसएच जो हार्मोन है अगर ये मेल में बन रहा है, मेल में क्या काम करेगा, और बिल्कुल ऐसे ही ये फीमेल में क्या काम करेगा। तो मेल के अंदर तो आपको याद रखना है क्या, एस याद रखना है। एस, एस का मीनिंग क्या है, मेल के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप की सेल्स होती हैं जिनको अपन बोलते हैं सर्टोली सेल्स। तो आपको पूछें कि मेल के अंदर एफएसएच हार्मोन का मेन फंक्शन क्या होता है, तो सर्टोली सेल्स का फॉर्मेशन करना मेन फंक्शन होता है किसका, एफएसएच का, किसमें, मेल में। और एक्चुअल में ये सर्टोली सेल्स होती कहाँ पर है, जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, इनके इनर वॉल पर प्रेजेंट ये सेल्स होती हैं जिनको सोमेटिक सेल्स भी बोल सकते हैं अपन, सर्टोली सेल्स भी बोल सकते हैं, या इनको नरिशमेंट या नर्स सेल भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनका मेन फंक्शन होता है मेल गैमेट्स या स्पर्म जो डेवलप्ड कंडीशन में है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना। बिल्कुल ऐसे ही अगर ये एफएसएच है तो फीमेल में आपको याद रखना है एफ एफ, तो इसका मीनिंग क्या है, एफ एफ का मीनिंग क्या हो गया, इसके अंदर फॉलिकल सेल्स, यानी जो फॉलिकल सेल्स होती हैं, फॉलिकल सेल्स के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा एफएसएच हार्मोन, किसमें, फीमेल में। तो ये तो बात हो गई किसकी, एफएसएच की। बिल्कुल ऐसे ही आपको याद करना है दूसरा हार्मोन कौन सा है अपना, एलएच। एलएच से याद करोगे, अगर एलएच की बात कर रहे हो आप मेल में, तो मेल में एल से क्या लेना है आपको, लीडिंग सेल्स है, उसका नाम है वो आपको याद रखना है। लीडिंग सेल्स, लीडिंग सेल्स कौन सी होती हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, इंटरस्टीडियल सेल्स भी अपन बोलेंगे। जो मेल का टेस्टिज होता है उस टेस्टिज में जो प्रेजेंट होती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, उनके बीच बीच में कुछ राउंड और लार्ज साइज की क्या मिलते हैं आपको सेल्स, जिनको इंटरस्टीडियल सेल्स या लीडिंग सेल्स अपन बोलने वाले हैं। और ये लीडिंग सेल्स एक्चुअल में करती क्या है बेटा, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, एंड्रोजन हार्मोन भी बोलते हैं मेल में, जो सेकेंडरी कैरेक्टर होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उस हार्मोन का सीक्रेशन करना मेन फंक्शन होता है किसका, लीडिंग सेल्स का। बिल्कुल ऐसे ही अगर एल से आप ये फीमेल में याद करना चाहो तो एल से यहाँ याद कर लेना है बेटा आपको लुटाना। लुटाना कैसे, आप कैसे याद करोगे, यानी फीमेल का मेन फंक्शन क्या होता है, फीमेल गैमेट को लुटाना। फीमेल गैमेट क्या होता है बेटा, इसके अंदर ओवम होते हैं और ओवम को रिलीज करवाना, लुटाना मतलब दे देना किसी को, यानी डोनेट कर देना एक तरह से। तो ये एग है या ओवम है वो रिलीज कहाँ से होते हैं बेटा, ओवरी से, और ओवरी से मेच्योर ओवम या एग के रिलीज होने की प्रोसेस क्या बोली जाती है, ओवुलेशन बोली जाएगी। तो याद रखिए ओवुलेशन की जो प्रोसेस होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो हार्मोन है फीमेल में वो कौन सा है, एलएचए हार्मोन होगा। तो इस तरह से ही पर्टिकुलर वे में आप याद रखोगे तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि फीमेल में ओवुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो हार्मोन है वो है कौन सा, तो आपको बताना है एलएच, या इसको अपन बोलेंगे लुटिनाइजिंग हार्मोन। तो इतना सब करने के बाद में आपको क्या करना है इसमें, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस की जो दोनों प्रोसेस हैं उनको कम्प्लीटली आपको पढ़ना है, और उसमें आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोसेस हम वो कम्प्लीट कैसे होती हैं, कितने स्टेप में होती हैं, इनमें टाइम कितना लगता है, और जो एक मेच्योर गैमेट्स होता है चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उस गैमेट का फॉर्मेशन हो वो किस तरह से होने वाला है। तो सबसे पहले अपन जो प्रोसेस पढ़ने वाले हैं वो कौन सी पढ़ रहे हैं बेटा, अपन स्पर्मेटोजेनेसिस। तो नाम से अभी मैंने अभी क्लियर करवाया है कि स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है, यानी मेल गैमेट या जो स्पर्म होता है, स्पर्म फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है एक्चुअल में उसको अपन क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। और आपको दूसरी बात पता होनी चाहिए कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है वो एक्चुअल में कंप्लीट कहाँ होती है, टेस्टिज में। टेस्टिज है ये भी आपको पता होगा कि टेस्टिज टोटल मेल में होते कितने हैं बेटा, 1 पेयर होते हैं। तो 1 पेयर क्या होते हैं, इसके अंदर टेस्टिज होते हैं। फिर आपको ये भी पता होगा कि ये टेस्टिज जो है वो एक्चुअल में प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं, जो मेल की एब्डोमेन कैविटी होगी उस एब्डोमेन कैविटी के क्या होते हैं, आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं। ये आपको मैंने इससे पहले वाला जो लेक्चर था, पहले वाला चैप्टर, उसमें भी अपन ये कंप्लीट रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं।
तो ये एब्डोमेन कैविटी के आउटसाइड या बाहर प्रेजेंट क्यों होते हैं वो भी मैंने आपको बताया था, क्यों होते हैं बेटा, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। मतलब क्या है कि जो सूटेबल टेम्परेचर होता है स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म फॉर्मेशन के, वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर से क्या होता है बेटा 3-4 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, लेस या कम होता है। तो वही सूटेबल टेम्परेचर प्रोवाइड करवाने के लिए ये सेप्टोरम के अंदर ये जो टेस्टिज होते हैं मेल के, वो बाहर एक यानी पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेप्टोरम है, सेक या सेप्टोरम, उसके अंदर ये क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। फिर आपको मैंने एक बार और बताई थी कि अगर किसी एब्नॉर्मलिटी की वजह से फीटस कंडीशन में ये जो टेस्टिज होते हैं वो सेप्टोरम के अंदर ट्रांसफ़र नहीं हो पाते हैं, तो उसको आपने एक वर्ड दिया था जो बहुत बार पूछा जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रिप्टोसाइडिज्म बोला जाएगा। तो इसके बाद अपन आते हैं इधर, तो एब्डोमेन कैविटी के ये आउटसाइड क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अगर आप ये जो टेस्टिज हैं ये राउंड क्या होती हैं, ये स्ट्रक्चर होती हैं। फिर अगर अपन इसकी टीएस निकालना चाहें रफली, तो जो टेस्टिज होता है इसके अगर टीएस निकालना चाहो तो इस तरह से होती है। वैसे तो कम्प्लीटली आप पढ़ चुके हो उसमें कि टेस्टिज के अंदर क्या होती हैं, 250 तक क्या होती हैं, लोब्स होती हैं, यानी छोटी छोटी लोब या यानी चेम्बर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनका टोटल नंबर कितना होता है, 250 होता है। और एक लोब जो होता है, एक पर्टिकुलर लोब के अंदर सेमीनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, उनका नंबर कितना होता है बेटा, सेमीनिफेरस ट्यूब्यूल्स कितनी होती हैं एक पर्टिकुलर लोब में, 2 से 3 होती हैं। मतलब एक सिंगल टेस्टिज जो होता है उसके अंदर अपने जो ये टोटल सेमीनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं उनका नंबर कितना होता है बेटा, 500 से लेकर 700 तक हो सकता है। अगर अपन एक लोब का टीएस अगर इधर या ट्रांसफर सेक्शन अगर अपन निकालें तो इसके अंदर आपको क्या दिखेंगे, इस तरह से 2 से लेकर 3 तक क्या दिखती हैं, ये ट्यूब दिख रही हैं। ये जो ट्यूब आपको दिख रही हैं 2, इनको अपन क्या बोलते हैं, सेमीनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। ये क्या है, इनकी सेमीनिफेरस ट्यूब है। और इन्हीं सेमीनिफेरस ट्यूब जो होती हैं, इस सेमीनिफेरस ट्यूब के बाहर की जो ये मेम्ब्रेन होती है, ये वाली जिसकी मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन को अपन एक वर्ड देते हैं, उसका नाम क्या है, ट्यूनिका प्रोपरिया। उसको क्या बोलेंगे अपन, ट्यूनिका प्रोपरिया बोलेंगे। अब इस ट्यूनिका प्रोपरिया के अंदर की अगर अपन साइड में चलेंगे तो इसके अंदर ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब की इनर वाल पर आपको क्या मिलेंगी, इस तरह से सेल्स मिलेंगी। तो ये जो सेल्स होती हैं ये 2 तरह की होती हैं, यानी इनके बीच बीच में थोड़ी सी कुछ सेल्स तो आपको बड़ी साइज़ की दिखेंगी और बाकी की सेल्स आपको कैसी दिखती हैं बेटा, स्मॉल साइज में आपको इस तरह से दिखने वाली हैं। इनका कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं होता है। एक बार अपन देख रहे हैं इसके अंदर सेल को, तो इस तरह से आपको क्या मिलती हैं, ये सेल्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। बिल्कुल जैसे इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर अपन बना रहे हैं, ये क्या है, सेल है, तो सेल के अंदर आपको न्यूक्लियस को जरूर डिनोट करना पड़ेगा, वरना ये सेल लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने में लगेंगी नहीं। तो इसलिए से हर सेल के अंदर आपको क्या बताना है, इस तरह से न्यूक्लियस बना देना है। तो अब अपन बात करें तो बिल्कुल ऐसे ही ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्स है इसके भी अंदर क्या होती हैं, कुछ सेल्स तो ज़्यादातर सेल्स तो कैसी होती हैं, साइज में स्मॉल होती हैं और बीच बीच में लेस नंबर में या कम नंबर में आपको क्या दिखती हैं, कुछ बड़ी सेल नंबर में क्या दिखेंगी, आपको सेल दिखेंगी। बिल्कुल इसकी इनर वाली या इधर वाली वाल है उस पर भी आपको इसी तरह से दिखने वाली है। अब अपन बात करें तो ये जितनी भी ट्यूब्स हैं, चाहे 2 हैं या 3 हैं, एक लोब के अंदर 2 हो सकती हैं या 3 हो सकती हैं, इनके बीच बीच में आपको क्या मिलेंगी, इस तरह से थोड़ी सी राउंड साइज की स्ट्रक्चर की जो सेल्स हैं, राउंड स्ट्रक्चर की वो सेल्स भी आपको दिखने वाली हैं। तो सबसे पहले आपको पता करना है कि ये बीच बीच में जो राउंड स्ट्रक्चर की लार्ज साइज की जो सेल्स दिख रही हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं बेटा, लैडिंग सेल्स बोला जाएगा। तो अब इन्हीं सेल्स का दूसरा जो नाम है वो भी आपको नाम याद करना है, कई बार पूछ लेते हैं, और उन सेल्स का नाम क्या है बेटा, इंटरस्टिशियल सेल्स भी अपन बोल सकते हैं। तो या तो बोलिए इनको इंटरस्टिशियल सेल्स या इनको बोलिए आप लैडिंग सेल्स। अब अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इन लैडिंग सेल्स का मेन जो फंक्शन होता है वो क्या होता है बेटा, यानी टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसका सीक्रेशन करना इसका मेन फंक्शन होता है। अब आते हैं अपन सेमिनिफेरस ट्यूब पर। अब सेमिनिफेरस ट्यूब के अंदर जो ये स्मॉल साइज की आपको सेल्स दिख रही हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं बेटा, पीजीसी। पीजीसी की फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है बेटा, इसको अपन बोलेंगे प्रीमोर्डियल जर्म सेल बोलते हैं। या तो इनको बोलिए प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स या इनको अपन क्या बोलते हैं, यानी प्राइमरी एपिथेलियम जर्मिनल लेयर भी बोल सकते हैं, या अलग अलग नाम आते हैं इनको अपन जर्मिनल एपिथेलियम भी
यानी जर्मिनल एपिथेलियम भी अपन इसको बोल सकते हैं। मतलब क्या है कि ये जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर जितनी भी सेल्स होती हैं वो एक सिंगल सेल जो है वो क्या करती है, पार्टिसिपेट करेगी, हर एक सिंगल सेल पार्टिसिपेट करेगी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में, और आगे जाकर किसमें कन्वर्ट हो जाना है, इसको मेल गेमेट या स्पर्म में कन्वर्ट हो जाना है। तो इस जर्मिनल एपिथेलियम या पीजीसी सेल का जो मेन फंक्शन हो गया वो क्या है बेटा, स्पर्म का फॉर्मेशन करना इसका मेन फंक्शन होने वाला है। फिर आपको बीच बीच में ये जो स्मॉल साइज की सेल्स दिख रही हैं इनको अपन क्या बोलने वाले हैं बेटा, सर्टोली सेल्स। अभी भी मैंने आपको बताया था, इनको सर्टोली सेल्स बोलो, नर्स सेल बोलो, न्यूट्रेटिव सेल्स बोलो या सोमेटिक सेल्स बोलो। तो ये सर्टोली सेल्स जो होती हैं इनका मेन फंक्शन क्या है, यानी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना। और वो न्यूट्रिशन किसको प्रोवाइड करवाएंगी, जो मेल गेमेट जिसका डेवलपमेंट यहाँ हो रहा है उस डेवलप्ड मेल गेमेट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना मेन फंक्शन होता है इनका, इसमें सर्टोली सेल्स का। दूसरा, इन सर्टोली सेल्स का जो टॉप वाला पोर्शन होता है वहाँ पर क्या होती है, इस तरह से एक रिज्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है। रिज्ड मतलब यानी ये सेल है, इसके ऊपर इस तरह से क्या होती है, गड्ढे जैसी स्ट्रक्चर होती है, और इस गड्ढे में या रिज्ड के अंदर जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उस स्पर्म के अंदर ये इस तरह से एक्रोसोम और ये प्रेजेंट होते हैं। तो स्पर्म का हेड होता है वो न्यूट्रिशन लेने के लिए इसके अंदर क्या हो जाता है, फिट, और यहाँ से न्यूट्रिशन है उसको रिसीव करता रहेगा। तो ये तो थी अपनी एक नॉर्मल बातें कि इसके अंदर कौन सी सेल है जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के थ्रू स्पर्म बनाने में हेल्प करने वाली है, आगे कौन सी सेल है जो डेवलप्ड स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएंगी, और कौन सी सेल है जो सेकेंडरी कैरेक्टर या स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है उसकी सीक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल सेल कौन सी हैं, ये लीडिंग सेल या इंटरस्टेडियल सेल्स हैं, ये होती हैं। तो ये सब आपको पता करने के बाद अब आपको केवल और ध्यान में रखना है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए क्या आपको ये पीजीसी या प्रीमोर्डियल जर्म सेल है इनको ध्यान में रखना है, और इसको कंप्लीट करके आपको आगे जाना है कि स्पर्मेटोजेनेसिस की जो कंप्लीट प्रोसेस है उस पर अपने जाने वाले हैं। अब दूसरी बात क्या है इसमें कि स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है वो भी एक ही स्टेप में कंप्लीट नहीं हो जाती। ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को भी कंप्लीट होने में क्या लगते हैं, 2 स्टेप होते हैं। तो इस स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में 2 स्टेप वो कौन से होने वाले हैं। पहला जो स्टेज है या स्टेप है उसको तो अपन क्या बोलने वाले हैं, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है नाम, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। इसके बाद दूसरी जो इसकी प्रोसेस होने वाली है इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, स्पर्मेटोलाइसिस। तो देखिए इसमें 2 नाम हैं, एक तो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, एक है स्पर्मेटोलिसिस, और एक जो मेन नाम है वो क्या है इसका, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये तीनों नाम है, इस पर थोड़ा सा फोकस करें आप कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस तो अपन क्या बोलते हैं, कंप्लीट जो स्पर्म के फॉर्मेशन की प्रोसेस है उसको अपन बोलने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन इसमें जो ये 2 स्टेप है इसमें क्या होगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के थ्रू डायरेक्ट अपन कह रहे हैं कि ये कोई 2n या डिप्लॉइड क्या है आपके पास पीजीसी सेल है और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इस तरह से स्पर्म में कन्वर्ट हो जाना है। ये प्रोसेस तो क्या बताती है आपको, स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन ये कह रहा है कि आगे स्पर्मेटोजेनेसिस में पीजीसी या प्रीमोर्डियल जर्म सेल से बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे स्पर्म का फॉर्मेशन होने वाला नहीं है। इसमें 2 स्टेप होंगे, यानी पहले जो ये पीजीसी सेल है वो क्या बनाएगी बेटा, बीच में एक राउंड स्ट्रक्चर बनाएगी, और ये जो हैप्लॉइड होगी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जिसमें क्या होंगे, अपने मियोसिस से ये बनती है, इसलिए इसमें पेरेंटल सेल से नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रह जाते हैं, हाफ रह जाते हैं। तो ये जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर राउंड स्ट्रक्चर की बन रही है इसको अपन क्या बोलने वाले हैं बेटा, स्पर्मेटिड। इसको अपन क्या बोलेंगे, स्पर्मेटिड। और इसके बाद में यही स्पर्मेटिड है वो कन्वर्ट होता है बेटा किसके अंदर, स्पर्म के अंदर कन्वर्टेड हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्पर्मेटिड आपको दिख रहा है ये क्या है बेटा, एक राउंड स्ट्रक्चर है। तो राउंड स्ट्रक्चर है तो ये क्या करेगी, आगे ये मूवमेंट नहीं कर सकती। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर कैसी है बेटा, नॉन मोटाइल है। नॉन मोटाइल का मीनिंग क्या है, जो मूवेबल नहीं होती, जो मूवमेंट जिसमें पॉसिबल नहीं होता, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं नॉन मोटाइल। तो ये स्पर्मेटिड होगा नॉन मोटाइल। अगर ये स्पर्मेटिड नॉन मोटाइल है तो ये फीमेल गैमेट के पास
या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं वहाँ पर ये ट्रांसफ़र नहीं होगा, और वहाँ तक अगर ये ट्रांसफ़र ही नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन है वो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, स्पर्मेटिड को पहले क्या होना पड़ेगा बेटा, मोटाइल होना पड़ेगा यानी मूवेबल होना पड़ेगा, ताकि ये मूवमेंट करके फीमेल गैमेट के पास जा सके और फिर ये फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सके। तो अगर इसी राउंड स्ट्रक्चर को, तो ये क्या है, मोटाइल हो नहीं सकती, चल नहीं सकती, इसलिए ये ही क्या हो जाएगी, यानी पिन हेड लाइक या स्पून लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके अंदर हेड होता है, बीच में मिडल पोर्शन होता है और पीछे क्या होती है, ये टेल होती है, और इस टेल की हेल्प से स्पर्म है वो क्या करेगा, मूवमेंट करेगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से होते हुए फेलोपियन ट्यूब में जाकर रिप्रोडक्शन में, ये फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर पाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, यानी अगर आपको कहें कि प्रीमोर्डियल जर्म सेल से स्पर्म के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसको तो अपन डायरेक्ट क्या बोलने वाले हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, जो स्टार्टिंग वाली अपन बातें कर रहे हैं ये वाली। लेकिन पीजीसी सेल्स में पहले स्पर्मेटिड का बनना क्या बोला जाता है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, और इसी स्पर्मेटिड का स्पर्म में बदलना क्या बोला जाता है, स्पर्मेटोलिसिस बोला जाएगा। तो आई होप ये आपको दोनों जो चीज़ें हैं या तीन जो नाम हैं जो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है, ये क्या होंगे क्लियर हो गए होंगे। अब अपन पहले आते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस पर। तो आपको याद क्या करना है कि स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस की या साइटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है वो भी एक्चुअली कंप्लीट होती है किसने में, 3 स्टेप में। तो वो किस तरह से होगी, सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं क्या, ए वाला पढ़ रहे हैं और उसका नाम क्या है बेटा, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। साइटोजेनेसिस मीनिंग क्या है, यानी पीजीसी सेल का कन्वर्ट होना किसमें, स्पर्मेटिड में क्या बोला जाएगा, यानी स्पर्मेटिड में कन्वर्ट होना बोला जाएगा स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। अब याद क्या करना है आपको कि ये जो प्रोसेस होती है इसमें कितने स्टेप होते हैं बेटा, 3 स्टेप होने वाले हैं इसमें। सबसे पहला जो स्टेप है उसको तो अपन क्या बोलते हैं बेटा, यानी मल्टीप्लिकेशन फेज बोलेंगे। पहली जो फेज है उसको अपन क्या बोलने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज। मतलब क्या है, मल्टीपल यानी एक सिंगल पीजीसी सेल लोगे वो कंटिन्यू माइटोटिक डिवीजन करेगी और डिवीजन करके मल्टीपल नंबर बना लेगी अपना, और केवल साइज सेल्स जो होती हैं उनका नंबर बढ़ने वाला है इस फेज में, तो इसको अपन बोलने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। इसके बाद में सेकंड नंबर पे जो फेज पढ़ोगे आप वो कौन सी है, इसमें ग्रोथ फेज पढ़नी है आपको। तो ये जो ग्रोथ फेज होती है इसके अंदर जो मल्टीपल नंबर में ऊपर वाली फेज के अंदर जो स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हो चुका है उनकी केवल और केवल ग्रोथ होगी, केवल और केवल उनका साइज जो है वो डबल हो जाएगा, इसमें कोई भी डिवीजन नहीं होगा, और उस फेज को अपन बोलने वाले हैं यहाँ पर ग्रोथ फेज। फिर तीसरी जो फेज आती है इसके अंदर उसको अपन बोलते हैं मैच्योरेशन फेज। तो ये मैच्योरेशन जो फेज होती है इसके अंदर क्या होगा कि ग्रोथ फेज के बाद में जो प्राइमरी स्पर्मेटिड बनेगा वो मियोसिस से क्या है, सेकेंडरी स्पर्मेटिड बनाएगा, और इसके बाद में यानी लास्ट में जाकर स्पर्मेटिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब है इसके अंदर मैच्योरेशन या मैच्योर होगा इसके अंदर स्पर्मेटिड, तो इसको अपन बोलेंगे मैच्योरेशन फेज। अब इसमें आपको क्या याद रखना है, अगली बात कि तीनों फेज के अंदर जो लॉन्गेस्ट फेज होती है वो एक्चुअल में कौन सी है, इसमें ग्रोथ फेज। यानी अगर अपन टाइमिंग के अकॉर्डिंग देखें तो ग्रोथ फेज क्या है, इसमें सबसे लॉन्गेस्ट होगी। अगली बात आपको याद रखनी है, थोड़ा कंपैरिजन करके आप याद रखोगे तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। यानी मल्टीप्लिकेशन जो फेज होती है इसके अंदर क्या होता है, हमेशा माइटोटिक डिवीजन होता है, यानी माइटोटिक डिवीजन होगा इसमें। माइटोटिक डिवीजन का मतलब क्या होता है कि डॉटर सेल के अंदर अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल के बिल्कुल इक्वल होते हैं तो उसको अपन बोलते हैं माइटोटिक डिवीजन। और जो मैच्योरेशन फेज होती है उसके अंदर जो डिवीजन होने वाला है वो कौन सा है, मियोसिस। मियोसिस का मीनिंग आपको पता होगा कि वो सेल डिवीजन जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो अगर डॉटर सेल में पेरेंटल सेल से हाफ रह जाएंगे तो उसको आप क्या बोलोगे, मियोसिस। तो मैच्योरेशन फेज में होने वाला है मियोसिस, मल्टीप्लिकेशन फेज में होने वाला है माइटोटिक डिवीजन, और ग्रोथ फेज है इसमें कोई भी डिवीजन नहीं होगा, यानी इसमें डिवीजन नहीं होता फिर भी ये लॉन्गेस्ट है। क्यों, क्योंकि ये जो फेज होती है इसमें जो स्टोर फूड है जैसे आरएनए है, डीएनए है, जितनी भी रिक्वायर्ड प्रोटीन्स होती हैं उनका यहाँ पर सिंथेसिस होगा,
जिससे जो नॉर्मल स्पर्मेटोगोनिया है उसकी साइज़ क्या हो जाती है, इसमें डबल हो जाएगी और केवल स्पर्मेटोगोनिया की साइज़ है वही बढ़ेगी किसमें, ग्रोथ फेज में। तो अब अपन आते हैं कि ये जो तीनों फेज हैं वो किस तरह से कंप्लीट होनी है। एक और बात अगर आपको याद रखनी है कि स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है बेटा, कंप्लीट प्रोसेस, उस कंप्लीट प्रोसेस को कंप्लीट होने में टाइम कितना लगता है बेटा, 74 डेज लगते हैं। आपको पूछ लिया जाए कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो 74 डेज आपको बताने हैं। अब देखिए कि किस तरह से, कि सबसे पहले अपन लेते हैं बेटा कोई भी, ये क्या है आपके पास, प्रीमोर्डियल जर्म सेल है जिसको अपन शॉर्ट में लिख रहे हैं पीजीसी सेल, जो कहाँ पर थी, अभी अभी आपको मैंने बताया था कि जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस की जो सेमिनिफेरस ट्यूब होती हैं, इस सेमिनिफेरस ट्यूब के अंदर से वाली लेयर पर ये छोटी छोटी जो आपको दिख रही हैं ये क्या है, पीजीसी सेल, और हर एक पीजीसी सेल आगे स्पर्मेटोजेनेसिस में पार्टिसिपेट कर रही है। तो अपन एक सेल को लेकर चलते हैं और ये सारी की सारी सेल्स हैं, पीजीसी सेल हैं, वो होती कैसी हैं बेटा, डिप्लॉइड होते हैं। डिप्लॉइड मतलब जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम है वो सेट या पेयर में होते हैं, उसको अपन बोलेंगे डिप्लॉइड पीजीसी या प्रीमोर्डियल जर्म सेल है। इस जर्म सेल में सबसे पहले क्या होने वाला है, यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन होगा, और माइटोटिक डिवीजन यहाँ पर होगा तो क्या बनेगा बेटा, एक से क्या बन जाएंगी, दो सेल। और आपको ये भी पता है कि माइटोटिक डिवीजन होता है तो इन डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल होंगे अपनी पेरेंटल सेल के। बिल्कुल इसमें एक दूसरी बार दोबारा क्या होने वाला है, यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन होगा और एक से कितनी बन जाएंगी, दो बार माइटोटिक डिवीजन होने से यहाँ पर क्या बन जाती है, टोटल नंबर में 4 क्या बन जाती हैं, यहाँ पर आपकी ये सेल्स बन जाएंगी जो सारी की सारी हैं कैसी, डिप्लॉइड हैं। और इन हर एक सेल को अपन क्या बोलने वाले हैं बेटा, स्पर्मेटोगोनिया, ये नाम याद रखें, इनको अपन क्या बोलने वाले हैं, स्पर्मेटोगोनिया। अब ये जो इतनी प्रोसेस है आपकी, एक पीजीसी सेल है, इसमें कंटिन्यू क्या हो रहा है, सेगमेंटली फॉर्म में माइटोटिक डिवीजन, और एक से टोटल 4 क्या बन चुके हैं आपके पास, स्पर्मेटोगोनिया, जो सभी डिप्लॉइड हैं। और इस फेज को अपन जो नाम देने वाले हैं वो कौन सा है बेटा, ये फेज कौन सी होगी अपनी, अब जो बात कर रहे थे अपन वो कौन सी है, ये मल्टीप्लिकेशन फेज है, जिसमें ओनली और ओनली माइटोटिक डिवीजन होगा। कंटिन्यू डिप्लॉइड जो सेल्स हैं उनका नंबर क्या होने वाला है, इंक्रीज, और 2 बार माइटोटिक डिवीजन के बाद में जो डिप्लॉइड 4 सेल्स बन रही हैं उनको अपन बोलने वाले हैं स्पर्मेटोगोनिया। अब अगली जो फेज आएगी इसके अंदर क्या है कि कोई डिवीजन नहीं होगा, केवल और केवल ये स्पर्मेटोगोनिया है, इसकी साइज क्या हो जानी है, डबल हो जाएगी। और ये इतनी जो फेज है इसको अपन क्या बोलने वाले हैं, ग्रोथ फेज बोला जाएगा। तो ग्रोथ फेज में कोई डिवीजन नहीं हो रहा है, ना माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, ना ही इसमें मियोसिस डिवीजन हो रहा है, और इसके थ्रू क्या बन गए हैं ये, और इसी को अपन क्या बोलने वाले हैं बेटा, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव, ये प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया बोल दो, इसको अपन क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया है इसके बाद में यहाँ से क्या स्टार्ट होने वाला है, मियोसिस डिवीजन यानी मैच्योरेशन फेज है वो स्टार्ट होगी। तो इसमें मैच्योरेशन फेज स्टार्ट जब होगी तो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा यहाँ पर मियोसिस। तो आपको पता है कि मियोसिस डिवीजन जो होता है हमेशा 2 स्टेप में होता है, एक होता है मियोसिस फर्स्ट और एक होता है मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट जो डिवीजन होगा उसको अपन रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो डॉटर सेल के अंदर हाफ रह जाते हैं अपनी पेरेंटल सेल से, जबकि मियोसिस सेकंड जो होता है वो बिल्कुल माइटोटिक डिवीजन के इक्वल होता है, यानी उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो इक्वल रहेंगे अपनी पेरेंटल सेल के। तो इसमें सबसे पहले होने वाला है मियोसिस फर्स्ट होगा, यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट होगा तो यहाँ पर आपके क्या बन जाएंगी, 2 सेल बन जाती हैं, और ये जो 2 सेल बने हैं इनको आपको क्या बोलना है बेटा, सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया, इनको क्या बोलोगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया आप बोलोगे। इसके बाद यही जो सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया है इनमें दोबारा यहाँ पर कौन सा डिवीजन होगा बेटा, मियोसिस सेकंड होगा, और इस मियोसिस सेकंड से आपके पास 4 राउंड स्ट्रक्चर की हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगी, और जिनको हर एक को आप क्या बोलने वाले हो, स्पर्मेटिड जिनको बोला जाएगा। और ये जो इतनी अपनी फेज है, इस फेज को अपन क्या बोलते हैं बेटा, मैच्योरेशन फेज अपन बोलने
वाले हैं। तो ये क्या है, अपनी मैच्योरेशन फेज है, और इस मैच्योरेशन फेज से आपके पास एक प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया से जो टोटल स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हुआ है वो कितने हैं अपने पास 4 है। मतलब क्या है कि अगर आपको पूछें कि अगर ये आपको पूछा जाए कि एक जो सिंगल स्पर्मेटोगोनिया है उससे कितने स्पर्मेटिड या स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, तो आपको बताना है एक सिंगल स्पर्मेटिड से बन रहे हैं बेटा कितने, 4 स्पर्मेटिड या स्पर्म। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपको पूछें कि एक पीजीसी सेल से टोटल कितने स्पर्मेटिड या स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, तो आप देख रहे हो यहाँ पर एक पीजीसी सेल से स्पर्मेटोगोनिया बने हैं 4 और एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने बने हैं बेटा, स्पर्मेटिड या स्पर्म बने हैं 4। मतलब कि एक स्पर्मेटोगोनिया से बन गई 4, तो इस 4 इससे 4 इससे और 4 इससे, मतलब क्या हो जाएगा बेटा, इसके अंदर टोटल 16 स्पर्म या स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हो जाएगा किससे, एक प्रीमोर्डियल जर्म सेल या पीजीसी सेल से। अब आपको याद क्या रखना है कि ये जो इतने प्रोसेस है जिसको अपन स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस बोल रहे हैं, इसमें जो ये स्पर्मेटिड है ये आगे नेक्स्ट जो इसकी फेज मैंने आपको बताई थी स्पर्मेटोलिसिस से, उसके अंदर ये चला जाएगा स्पर्मेटिड और क्या बना देगा, स्पर्म बना देगा। ऐसा होता क्यों है, आपको मैंने अभी भी बताया कि स्पर्मेटिड है वो कैसी है बेटा, राउंड स्ट्रक्चर है, और राउंड स्ट्रक्चर ये है तो ये आगे की तरफ क्या करेगी, यानी राउंड स्ट्रक्चर होने के कारण ये अगले यानी इमूवेबल है, मूवमेंट नहीं कर सकती, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफर नहीं हो सकती, इसलिए पहले इसको स्पर्म जो होता है उस स्पर्म लाइक स्ट्रक्चर है उसके अंदर कन्वर्ट होना पड़ेगा, जिसमें टेल भी होती है जिससे वो इजीली आगे की तरफ मूवमेंट कर पाएगा, उसके अंदर आपको करना है। हाँ, तो इससे आगे का जो टॉपिक है अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो खुश रहिए और अपने घर पे रहिए, अपने आप को सेफ रखिए, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी जरूर करिए। खुश रहिए, थैंक यू।